Before starting, let me tell you something. Join our Telegram group जिसका जो यूजर नेम है यू कैन सी एंड यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड हियर, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अभी प्लीज आप तुरंत से ज्वाइन करें। इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपको, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं अबाउट वीडियोस वो रेडीली अवेलेबल होगी। तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अबाउट जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पे। एंड join our telegram group. You can interact with the teacher also. Okay, there are polls जिसमें आप participate कर सकते हैं, अपना opinion आप share कर सकते हैं। So join right now. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BN साइंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइंस 1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ग्रेविटेशन, और इसके हम बेसिकली एक्सरसाइज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैचअप बेस्ड क्वेश्चन है। 3 रोज में हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज दी है, जैसे कि जो यूनिट रो 1 है उसमें यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। और सेकंड में यूनिट हमें दी है इस फिजिकल क्वांटिटी की, और थर्ड में यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी है। सो वी हैव टू मैच की करेक्ट यहाँ पे क्या आएगा। अब इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 1B2। अब 1 में यहाँ पे क्या है, मास है। तो जो मास की यूनिट है वो केजी है, और मास जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया है। बेसिकली इनर्शिया का मतलब ये होता है इन सिंपल टर्म्स कि अगर कोई बॉडी है उसे आपको मूव करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो आपको फोर्स लगाना होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अगर वो ज़्यादा भारी है, मतलब कि उसकी मास अगर ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो इसको अपोज करता है। वो नहीं चाहता है कि आप उस पर फोर्स लगाओ और उसे मूव करवाओ, क्योंकि वो रेस्ट में है, अभी वो रुका हुआ है, तो वो नहीं चाहता कि वो मूव करे। तो ये जो अपोजिंग टेंडेंसी, जो उसे उसके पास जो क्षमता है, केपेबिलिटी अपोज करने की, वो इनर्शिया है बेसिकली। और ये मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मुश्किल है उसे मूव करना। ओके, सेकेंड यहाँ पे वेट है, और 2 का यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि जो वेट है उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है। अगर आप बोलोगे कि जो न्यूटन है वो तो फोर्स की यूनिट है, वेट क्या फोर्स है? यस, बेसिकली वेट एक फोर्स है। जो अर्थ है, बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है वही वेट है। और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है। और यहाँ पे m यहाँ पर क्या है, उस ऑब्जेक्ट की मास है, और g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज टू द वेट। तो जो वेट है वो फोर्स ही है जो अर्थ एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है टूवर्ड्स डाउनवर्ड। सो उसकी जो यूनिट है वो यहाँ पे न्यूटन है। एंड 4, इट डिपेंड्स ऑन हाइट। वेट हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप पूछोगे कि वेट हाइट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो ऐसे, क्योंकि जब हाइट चेंज होती है बहुत, अगर आप ऊपर जाते हो, ओके, तो हाइट बहुत ज़्यादा है सरफेस से, यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चेंज हो जाती है विथ हाइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं विथ हाइट, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी, वेट भी डिक्रीज होगा। तो जो वेट है वो हाइट पे डिपेंड करता है। थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका यहाँ पे आएगा ए, इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर, ये जो स्लैश लगाते हैं इसे बोलते हैं पर। सो से विथ मी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो होता है अर्थ पे। अगर हम अर्थ पे चले जाएं, अर्थ के सेंटर पे बेसिकली, तो लेट्स से दिस इज अर्थ, और इसका यहाँ पे ये सेंटर है, अर्थ का बिल्कुल एकदम जो कोर है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ओके, अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वेट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आता है, तो वेट भी जीरो हो जाएगा। कब? जब आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो। ओके,
4 का यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी की यहाँ पर बात हो रही है। 4 का आएगा सी, यहाँ पे सी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश को मैंने क्या बोला, पर केजी स्क्वायर। से विथ मी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिस इज 4 का सी। और C3 आएगा सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जो जी की वैल्यू है वो यहाँ पे सेम है पूरे यूनिवर्स में। अगर आपको जी की वैल्यू याद है या आपने पढ़ रखा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं यहाँ पे कि जी की वैल्यू कितनी है राइट नाउ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये समझना है पहले। और सेकंड ये बताना है कि विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी सेम एज द वैल्यूज ऑन मार्स। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉल है, कंसिडर कर लो अर्थ पे, तो उसकी मास और वेट क्या सेम होगी मार्स पे भी। इस पे भी हमें आंसर बताना है। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन जो है मास वेट का ये समझ लेते हैं। मास को हम m से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है, ओके आपको पता है मैटर के बेसिकली किसे कहते हैं, मैटर। जैसे कोई बॉल है वो एक मैटर ही है बेसिकली, और उसके अंदर क्या है, एटम्स हैं। अगर एकदम छोटे लेवल पे जाके देखोगे, एकदम माइक्रोस्कोप लगा दोगे, एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो भी होता है माइक्रोस्कोप, वो अगर आप उससे देखोगे तो आपको एटम्स नजर आएंगे। बेसिकली बहुत एटम से ही बना है मैटर, तो बहुत छोटे छोटे एटम से ही पूरा वो मैटर बना है, उसी को हम कह रहे हैं कि मास है वो बेसिकली। मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस। तो अलग अलग जगह पे जाओगे तो मास चेंज नहीं होता, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ उसकी मास उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा यूनिट जो है वो केजी है। सीजीएस यूनिट इज ग्राम। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट अगर मैं बताऊं, वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब अर्थ एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, यही उसकी वेट है। मतलब आप एक ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है आपकी, तो अर्थ जितना आप पे नीचे फोर्स लगा रहा है ना, वही वेट है। तो इसकी यूनिट न्यूटन आएगी, क्योंकि ये एक फोर्स ही है। और जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है। वेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। एम यहाँ पे क्या है, मास है, और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ पे जैसे जैसे जी चेंज होगा, डब्ल्यू भी यानी वेट भी चेंज होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना, एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो था कि एक ऑब्जेक्ट जो जिसकी मास और वेट्स क्या सेम रहेगी, जो अर्थ पे क्या वो सेम होगा मास पे भी। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम बट इट्स वेट डिफर ऑन मास। तो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मास पे आप उसे लेके जाओगे तो मास तो चेंज नहीं होगी, मास वही रहेगा, लेकिन जो वेट है वो चेंज होगी। वेट क्यों चेंज होगी, वेट का मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या होता है, एम जी होता है। मास तो सेम है बट जो जी है मार्स की वो अलग है अर्थ के कंपेयर में, तो वेट भी चेंज होगी। सिंस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम ऑन अर्थ एंड मास। जो मास है वो सेम होगा अर्थ पे और मार्स पे, एंड वेट यहाँ पर क्या है, is the force with which earth attracts the object. So capital W is equals to mg, as g changes W also changes. भाई डिफरेंस बिटवीन का ही पॉइंट था ये, बट एक इलैबोरेट वे में कि क्या सेम होगा कि नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर, ये टर्म्स हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने की क्या क्या ये टर्म्स है, जैसे फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एस्केप वेलोसिटी है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट आर दिस टर्म्स? सबसे पहले फ्री फॉल, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी अलोन, इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, ये नीचे फॉल कर रहा है और ग्रेविटी ही इसे अपनी तरफ खींच रही है,
यहाँ पर हम किसी भी और तरीके के फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, ओनली ग्रेविटी यहाँ पर उसे नीचे पुल डाउन कर रहा है और वो नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है। दिस इज नोन एज फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विथ ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। मतलब क्या होगा कि जैसे ये अर्थ है, लेट्स से ये अर्थ का सरफेस है, ये कुछ h हाइट पे, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? W इज इक्वल्स टू mg, इस पे फोर्स लगेगा। और इसके वजह से, ये फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन जो जनरेट होगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेट लग रही है वही यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी में वो कितना होगा? g होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g, और इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट अपवर्ड्स so to overcome Earth's gravitational force and will not fall back on Earth is called escape velocity. So let's say ये Earth है, okay, this is Earth, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हमें फेंकना है कुछ u वेलोसिटी से। इतना ज़्यादा ये u होना चाहिए कि इतना ये दूर चले जाए, इन्फिनिटी पर ये चले जाए। ओके, ये इन्फिनिटी पर चले जाए, बहुत दूर चले जाए, ताकि ये वापस नहीं आ पाएगा, ये वापस नहीं आ पाएगा। दिस इज नोन एज, जो इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, दिस इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, कि वो वापस अर्थ पे नहीं आएगा, फॉल बैक नहीं करेगा। बट यूजुअली कैसा होता है कि अगर हम कम वेलोसिटी देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम वेलोसिटी, या 100 मीटर पर सेकेंड भी देते हैं, ऐसी कुछ वेलोसिटी देते हैं, तो क्या होता है कि वो एक हाइट पर जाता है बट वो फॉल बैक करके वापस अर्थ पे आ जाता। ओके, ये नॉर्मल वेलोसिटी है। और एस्केप वेलोसिटी की इतनी वेलोसिटी आप दे दो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर चले जाए, वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चले जाए, और वो वापस अर्थ पे कभी भी फिर वो नहीं आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यू नो कि लेट्स से ये सेंटर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे m मास का, दिस इज द r रेडियस है इसकी सर्कल की। सो ये इस पे जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स को हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर है यहाँ पे, दिस इज सेंटर, और सेंटर की तरफ यहाँ पे फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली यहाँ पर ये जो सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड ये टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसके डायरेक्शन। Question number 3. Write the 3 laws given by Kepler. How did they help Newton to arrive at the inverse law, square law of gravity? तो कैसे न्यूटन की हेल्प हुई थी, केपलर ने न्यूटन की कैसे हेल्प करी उसके लॉज के थ्रू? लेट अस सी। केपलर्स के 3 लॉज हैं एज यू नो। फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो एक एलिप्स है विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। सो एलिप्स और सर्कल में दोनों में फर्क है। सर्कल देखो ऐसा होता है और जिसमें एक सेंटर होता है, बट एलिप्स में क्या होता है, ये थोड़ा सा एलिप्स शेप है, ये एक फोकाई है, ये एक फोकस है। तो इसके फोकाई होते हैं, फोकस, 2 फोकस होते हैं, और एक पर कोई एक सन, एक पर ही सन होता है, सन एट वन ऑफ द फोकाई, और प्लैनेट यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करता है इसके अराउंड। सेकेंड लॉ ये है, the line joining the planet and the sun sweeps equal area and equal interval of time. So let us consider this is an ellipse, और sun ये कंसिडर कर लेते हैं ये प्लैनेट है। तो अगर ये कुछ एरिया कवर करता है, इतना एरिया कवर करता है किसी कुछ पर्टिकुलर टी टाइम में, उतने ही टाइम में ये इतना एरिया कवर करेगा बेसिकली। ये सेकेंड लॉ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, टी टाइम में टी एरिया, फिर से टी टाइम में टी एरिया। ओके, Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance from the planet from the sun. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कह रहा है कि टी स्क्वायर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो यहाँ पर एक डायग्राम
समझते हैं यहाँ पर सन है, ये प्लैनेट है जिसकी मास m है, ये कुछ v वेलोसिटी से बेसिकली एक तरह से एलिप्टिकल या सर्कुलर मोशन ये बेसिकली कर रहा है। हम यहाँ पे एलिप्स की कैलकुलेशन नहीं कंसिडर करेंगे, इसमें सर्कल की हमने कंसिडर की है और उसके हिसाब से यहाँ पर हम वैल्यूज निकालेंगे। ओके, सो ये r डिस्टेंस है इसकी, प्लैनेट से r डिस्टेंस पर है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है F इज इक्वल्स टू mv² by r, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, जितनी सर्कमफ्रेंस है ऑर्बिट की, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, 2 पाई r। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r है, और उसकी स्पीड जो है वो v है, स्पीड उसकी v है, तो कितना उससे टाइम लगता है, कुछ कैपिटल टी टाइम लगता है। सो वी कैन से जो स्पीड v है इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस विच इज 2 पाई r डिवाइड बाय t। ओके, वी कैन राइट दिस इक्वेशन, एंड यहाँ पर जो v की वैल्यू है ये यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे। सो लेट अस सी f इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाय v, और v स्क्वायर करना है तो ये v है 2 पाई r डिवाइड बाय t इसका होल स्क्वायर। सो m बाय r इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, पाई का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t का स्क्वायर। ओके, so we can cancel out this is m into 4 pi square r divided by t square। ओके, यहाँ पर f आ गया 4 पाई स्क्वायर m r डिवाइड बाई टी स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ r क्यूब r स्क्वायर। सो r स्क्वायर से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और r स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है r स्क्वायर से। ओके, तो हमें यहाँ पे r क्यूब कैसे मिलता है, सो लेट अस सी f इज इक्वल्स टू क्या था, 4m पाई स्क्वायर r डिवाइड बाई टी स्क्वायर, यही था। फिर हमने यहाँ पे r स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पहले r था फिर बाद में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज r क्यूब। तो दिस इज r क्यूब 4m पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल गई, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, दिस इक्वेशन वी गॉट हियर अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स का थर्ड लॉ ये बोलता है कि जो टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, सो देयरफॉर वी कैन राइट कि जो टी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट के कंसिडर किया है, सो वी कैन से टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, और अगर मैं इसे इन्वर्स करना चाहता हूँ तो आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के। आई कैन राइट दिस, सी हियर। ओके, अब आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा। सो व्हाट इज एफ, वापस से मैं लिखता हूँ 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर था। सो ये जो इसकी वैल्यू है इसे मैं 1/k कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू लाया केपलर की लॉ के थ्रू। सो f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 1/k है, और यहाँ पे r स्क्वायर है। अब मैं इसे रीअरेंज करता हूँ थोड़ा, 4m पाई स्क्वायर डिवाइड बाय k इंटू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर देखो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। k तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 4m ये भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर इट इज आल्सो कांस्टेंट, बट क्या चेंज हो रहा है, r चेंज हो सकता है। सो f जो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। ओके, सो ऐसे ही केपलर ने हेल्प करी थी न्यूटन की, क्योंकि ये इस केपलर की हेल्प से, केपलर की लॉस की हेल्प से हमें ये रिलेशन प्रूव हो रहा है कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और यही न्यूटन ने बोला था।
Discuss question number 4. A stone thrown vertically upwards with initial velocity u reaches a height h before coming down. Show that time taken to go to up is same as that of time taken to come down. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक स्टोन है, इससे आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे, ऊपर कुछ u वेलोसिटी इनिशियल दोगे, ये कुछ हाइट h पे जाएगा, यहाँ से हाइट h पे जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी और ये फिर वापस नीचे आएगा। तो इससे ऊपर जाने के लिए कितना t टाइम लगा है, t1, और नीचे आने के लिए t2। वी हैव टू प्रूव कि यहाँ पे जो t1 है इज इक्वल्स टू t2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी u थी, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u थी, फाइनल वेलोसिटी इट विल गो अप, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन नीचे है, सो माइनस लेना है। टाइम टेकन टू गो अप, सो यहाँ पर हम टाइम कंसिडर कर रहे हैं, ये h हाइट है, टाइम कंसिडर कर रहे हैं t1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, यहाँ पे माइनस आएगा, सो v इज इक्वल्स टू u माइनस gt, देयरफॉर, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है ये 0 है, देयरफॉर वी कैन से u इज इक्वल्स टू g t1। ओके, t1, सो t1 वी कैन कैलकुलेट u बाय g। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, t1 इज इक्वल्स टू u बाय g, एज यू कैन सी। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, जब ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन हो रहा है, सो यहाँ पर क्या केस है कि इसकी वेलोसिटी नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, फिर ये फाइनली इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, दिस इज हाइट h, और इसे टाइम लिया, इसने कितना टाइम लिया है, t2 टाइम लिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, एंड नीचे एक्सेलरेशन है g, so इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी u, अब एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g। अब यहाँ पे प्लस d कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नीचे ऑब्जेक्ट क्योंकि आ रहा है, एंड ग्रेविटेशन भी, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड ही लगता है, सो वी कंसिडर इट प्लस। टाइम टेकन टू गो डाउन, और टाइम कितना है, t2 है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ v है लेट्स से, एंड इनिशियल वेलोसिटी 0, सो it is equals to v is equals to g t2, and t2 is equals to v by g। अब यहाँ पे जो v है वो u ही है, so we can say t2 is equals to u by g, और इक्वेशन 1 जो थी यहाँ पे t is equals to u by g and t2 is equals to u by g, it is equal। so what happens here कि यहाँ पर कुछ u velocity आपने दी, ये ऊपर जाएगा एंड अगेन फॉल्स डाउन, यहाँ पे वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी अगेन इट इज u, और ये तब होगा जब हाइट यहाँ पे बेसिकली कुछ हाइट h पे वो ऊपर जाएगा, देन इट विल फॉल्स डाउनवर्ड। इफ द वैल्यू ऑफ g suddenly becomes twice its value, it will be more difficult, 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor। so ये स्मॉल g जो ग्रेविटेशनल acceleration है, या acceleration due to gravity, if it becomes double, the force with which the earth pulls the object, basically जो weight है is equals to mg, as you know, अगर g यहाँ पे डबल होगा w भी यहाँ पे डबल होगा, so weight become double, और weight यहाँ पे जब इंक्रीज होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी इंक्रीज होगा, it is harder to pull the object, hence it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor। Question number 3, explain why the value of g is 0 at the center of the earth। तो अर्थ के सेंटर पे जो g यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है ये 0 है। एक्सप्लेन करने है कि ऐसा क्यों है। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, g m डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं टर्म्स बता देता हूँ कि g क्या है।
जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है। एम यहाँ पे जो मास है अर्थ का, अगर हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो जो मास है अर्थ का, जो आर है वो रेडियस है अर्थ का, जो अर्थ है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे आर है उसका होल स्क्वायर करना है। ओके, उसका स्क्वायर करना है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो लेट्स से दिस इज अर्थ। अब इसका सेंटर कहाँ होगा? ऑब्वियसली अर्थ को हम एक तरह से स्पेरिकली मान सकते हैं, ऑल दो रियलिटी में वो थोड़ा स्पेरिकल नहीं होता, वो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, मतलब रियलिटी में अर्थ थोड़ा सा ऐसा होता है, बट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा स्पेरिकल है, तो इसका सेंटर इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से जो सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है, और आर यहाँ पे रेडियस है अर्थ की, और इस पूरे अर्थ की जो मास है वो एम है। सो हम बेसिकली कंसिडर करके चलते हैं ये, और इसका यहाँ पर जो सेंटर है वो ये है। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द मास अंडर कंसिडरेशन इज जीरो। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अर्थ के सेंटर पे ही चले गए आप, और उसमें कितना मास होगा? बिल्कुल एकदम सेंटर पे आप चले गए, उस पर कितना मास होगा? नील होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। ओके, अगर आप किसी आर रेडियस पे जाते हो, ओके लेट्स से कि ये सेंटर है, फिर अगर आप आर रेडियस पे जाते हो और उसका पूरा ऐसे एरिया, पूरा जो वॉल्यूम है वो आप कैलकुलेट करते हो, उसमें कितना मास आएगा कुछ। अगर आप थोड़ा r/2 पे जाओगे तो उसमें थोड़ा कम आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास आएगा। लेकिन आप बिल्कुल सेंटर पे चले जाओ तो वहां पे जो मास सेंटर कंसिडरेशन है वो यहाँ पे जीरो है। सो m इज इक्वल्स टू जीरो, और फॉर्मूले में अगर आप m की वैल्यू जीरो रखते हो तो जो g है स्मॉल g वो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल g है हेंस इक्वल्स टू जीरो, हेंस acceleration due to gravity at the center of the earth is zero. Let us see the question number 4. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई स्टार कंसिडर कर लो, ठीक है, ये मैंने स्टार मान लिया, ये है मेरा स्टार। इसके आर डिस्टेंस पे आप चले जाओ और वहां पे कोई कंसिडर कर लो ये प्लैनेट है। तो दिस इज अ प्लैनेट और यहाँ पे ये स्टार है। अब इसके अराउंड ये ऑब्वियसली रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे ऐसे इसके अराउंड ये रिवॉल्व करेगा, जैसे अर्थ सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व करता है, तो ये स्टार के अराउंड ये प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करेगा। अब पूरा एक रोटेशन करने के लिए यहाँ पे इसने स्टार्ट किया ऐसा पूरा गोल घूम के यहाँ पर वापस आया, तो एक पूरा रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टी कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स से हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जब स्टार से, फिर से मैं स्टार बना दूं, इससे 2 आवर डिस्टेंस पे, डबल डिस्टेंस पे आप चले जाओ, 2 आवर डिस्टेंस पे आप चले जाओ, वहां पे प्लैनेट फिर से वही ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है। उसमें यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर जो न्यू टाइम है वो कितना होगा ये पूछ रहा है मुझसे। अब यहाँ पर उन्होंने गिवन दे दिया, कितना है ये? √3/8 है, √8 इंटू टी। सो जो रूट है 8 का इंटू टी अगर मैं करूंगा तो ये टी नहीं हुआ है। अब ये इन्होंने यहाँ पर मुझे गिवन वैल्यू दे दी, ऑल दो ये मुझे प्रूव करना है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं देती तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता कि एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, और आंसर यही आता। अब ये मैं प्रूव करूंगा कि कैसे ये √8 इंटू टी आ रहा है। √8 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो आप कह सकते हो कि 2√2 होती है अप्रॉक्सीमेटली। लेट्स से कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2.8 समथिंग होगी, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2.8। तो आप कह सकते हो कि जो टाइम है अब वो 3 गुना हो गया, टाइम बढ़ गया है। ओके, जब रेडियस आपने बढ़ा दी टाइम बढ़ गया है। ये कैसे हो रहा है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गिवन डेटा, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैंने गिवन टू फाइंड आउट फॉर्मूला बेस लिखा है। सो गिवन डेटा में डिस्टेंस फ्रॉम स्टार जो है वो इनिशियल कंडीशंस में यहाँ पर आर है, पहला जो केस था ये केस 1 है, ये केस 2 है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है स्टार से वो आर है। ओके, समझ आ गया आपको। जो टाइम ऑफ रोटेशन मैंने अभी बताया आपको टी है वो, और जो न्यू डिस्टेंस है फिर आपने कितना कर दिया कि डिस्टेंस आपने डबल कर दी। अब यहाँ पे टाइम कितना होगा? ऑलरेडी वो हमें वैल्यू दिया है बट हमें प्रूव करना है कि यही होता है। बेसिकली हमें फिर वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है वो। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा, टी स्क्वायर जो होता है आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
आर क्यूब के, टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के, और यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो अगर मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ के लिखना पड़ेगा, कुछ के कांस्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। सो वी कैन राइट जो टी स्क्वायर है डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, मतलब टी स्क्वायर को जब आप डिवाइड करते हो आर क्यूब से, इसकी जो वैल्यू आती है के, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप आर 2R 100R किसी भी आर पे चले जाओ, जो टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो के है और के तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला यहाँ पर जो केस है वो ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, ये पहला केस है, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ पर केस क्या है कि जो टी न्यू है इसका मैंने क्या किया, होल स्क्वायर किया। अब मैंने डिवाइड किया जो आर न्यू है, आर न्यू कितना था, आर न्यू कितना था, न्यू डिस्टेंस 2R था, इसका होल क्यूब आएगा। तो टी न्यू मुझे कैलकुलेट करना है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर न्यू कितना है, 2R है। सो 2R का मुझे क्यूब करना है, क्या होगा इसकी वैल्यू, टी न्यू होल स्क्वायर इसका डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 2 का क्यूब करना है, आर का भी क्यूब करना है, आर का क्यूब तो ऐसे आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ, 8 होता है। ओके 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, जो इनिशियल कंडीशन है 1 के, उसके बराबर है। सो टी न्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8R क्यूब इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके अब यहाँ पे आर क्यूब से आप क्यूब आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जो टी न्यू है वी कैन कैलकुलेट द टी न्यू, इसका जो होल स्क्वायर है ये 8 यहाँ पर है नीचे, अब यहाँ पे आप इसे यहाँ पर लेके जाओ और इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 इंटू टी स्क्वायर, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो अगर मुझे टी न्यू फाइंड आउट करना है सो मैं एक अंडर रूट यहाँ पे ले लूंगा 8 इंटू टी स्क्वायर। अब जो टी स्क्वायर है वो मैं लिख सकता हूँ कि टी इंटू टी, अब 2 बार हो गया अंडर रूट में, तो मैं एक वैल्यू बाहर निकाल लेता हूँ इसकी टी, और यहाँ पे √8 आ गया। तो जो टी न्यू है हमने प्रूव किया कि जो टी न्यू है ये टी इंटू √8 है। सो टी न्यू इज इक्वल्स टू √8 इंटू टी, एंड यही हमें प्रूफ। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप के, ये क्वेश्चन है जितने भी हैं फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। एन ऑब्जेक्ट takes 5 seconds to reach the ground from height of 5 meter on a planet। तो कोई प्लैनेट है, अर्थ की बात नहीं हो रही, कोई दूसरा प्लैनेट है, वहां पे लेट्स से ये उसका सरफेस है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, और इस पर्टिकुलर सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई बॉल है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा इसे कितना टाइम लगता है वो भी हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ जी बताने ऑन दैट प्लैनेट, कैसे कैलकुलेट करें, गिवन सबसे पहले न्यूमेरिकल बेसिस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के ऊपर आपको यहाँ पे आंसर में गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली। सो यहाँ पर गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो एस है वो कितना है, 5 मीटर है, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे, क्या आपने उसे फेंका है नीचे, नहीं, आपने उसे रिलीज किया है, छोड़ा है, वहां पे रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, आपने उसे नीचे नहीं फेंका, तो नीचे कोई आपने वेलोसिटी नहीं दी, वो अपने आप चले गया, आपने बस उसे हैंड से रिलीज कर दिया। ओके तो जो वहां पे जो प्लैनेट है उसने अपनी ग्रेविटी की हेल्प से उसे नीचे खींच लिया। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो 0 है। टू फाइंड ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बेसिकली एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पूछ रहा है उस पर्टिकुलर प्लैनेट की। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। ओके अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या u 0 है, तो जब u 0 है तो किसी भी चीज़ को यहाँ पे t है उसे 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आंसर 0 आएगा, ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो s की जो वैल्यू है ये हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आएगी।
और यहाँ पे मुझे जी कैलकुलेट करना है। ओके, मुझे एस दिया हुआ है, मुझे टाइम दिया हुआ है, और हाफ तो वैसे ही है, उसकी कुछ वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। और जी यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि जो एस है वो कितना है, 5 है हाइट, जो डिस्प्लेसमेंट है, हाफ इंटू जी मुझे कैलकुलेट करना है, और जो टी है उसका होल स्क्वायर, टी यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25। सो 5 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू 5 का होल स्क्वायर कितना 25। अब ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे क्या करो, इसको 2 को यहाँ पे भेज दो, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू जी इंटू 25। अब यहाँ पे करो, जी आपको निकालना है, तो जी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 25। सो यू नो कि जो 5 वंजा है, 5 वंजा 5 और 5 फाइजा 25। सो जो जी है वो 2/5 आएगा। जो जी है यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने इलाबरेट करके बताया कि 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू जी, एंड जी कम्स हियर 2/5, और 2/5 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो वैल्यू ऑफ जी है ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब कोई एक प्लैनेट ए है, लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट है, इसके यहाँ पर रेडियस में कुछ आर ए कंसिडर करके चलता हूँ, और एक और प्लैनेट है, ये ए प्लैनेट है, ये बी प्लैनेट है, इसकी रेडियस जो है वो आर बी है, दिस इज प्लैनेट बी। तो यहाँ पर जो प्लैनेट ए है उसकी जो रेडियस है वो आधा है, हाफ है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट बी से। सो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर आर ए इज इक्वल्स टू हाफ एन टू आर बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए। अब यहाँ पे जो प्लैनेट ए है उसकी जो मास है वो एम ए है, सो व्हाट मस्ट बी द मास बी की जो मास है, जो प्लैनेट बी उसकी मास कितनी होनी चाहिए, सो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट ए। कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टेटमेंट की, क्या पूछ रहा है ये, बेसिकली ये पूछ रहा है जो जी बी है, जो एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी है प्लैनेट बी की वजह से, वो हाफ होना चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, बेसिकली एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली लिखा है आर ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर बी, एंड जो जी बी है वो हाफ इंटू जी ए है। तो देयरफॉर वी कैन राइट कि जो आर ए डिवाइड बाई आर बी है, क्योंकि यहाँ पर आप इसे नीचे भेज दो, तो आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल्स टू हाफ। वैसे ही यहाँ पे जी ए को आप नीचे भेज दो यहाँ पे, तो जी बी डिवाइड बाई जी ए इज इक्वल्स टू हाफ। इतनी बात समझिए आपको। क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ प्लैनेट बी, एम बी हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज एम बी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। what formula we have to use here is equals to g is equals to g m divided by r square. Let's see the solution. अब planet A के लिए हम अलग से निकालेंगे, planet B के लिए अलग से निकालेंगे, फिर वहां पे हम इक्वेट करेंगे। तो जी ए इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, यहाँ पे मास आएगा प्लैनेट ए का, डिवाइड बाय आर ए रेडियस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ओके, और जी बी हम कैसे लिखेंगे, जी क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है सब के लिए वो सेम है, कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइड बाय जो इसकी मास है डिवाइड बाय आर बी इसका होल स्क्वायर। सो इसे इक्वेशन मैंने 1 लिखा, इसे इक्वेशन 2 लिखा, डिवाइडिंग 2/1 मतलब ये इक्वेशन 2 है, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो आप। तो जी बी डिवाइड बाय जी ए इज इक्वल्स टू जी बी, इसे आप ऐसे ही रखो, और इसे आपने यहाँ पे डिवाइड किया था, तो बेसिकली यहाँ पे डिवीजन का साइन है एम जी एम ए डिवाइड बाय आर ए का होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आर ए था ये ऊपर आ गया आर ए का स्क्वायर, और जो जी एम ए था वो नीचे आ गया।
तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे आया है एंड जी की जो वैल्यू है ये कट होगी, तो जी बी डिवाइड बाय जी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा एम बी इंटू आर ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर इंटू एम ए, और जी बी बाय जी ए हमें यहाँ पर कैलकुलेट किया था, कितनी वैल्यू आई थी जी बी बाय जी ए की हाफ आई थी, और एम की यहाँ पर वैल्यू क्या थी, बेसिकली आर ए बाय आर बी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइड बाय एम ए, मल्टीप्लाई किया मैंने आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर। अब आर ए बाय आर बी कितना है, ये वैल्यू देखो, आर ए बाय आर बी कितना है, हाफ है, तो इसकी जगह मैं हाफ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एम बी डिवाइड बाय एम ए इज इक्वल्स टू हाफ। अब मुझे एम बी फाइंड आउट करना है, पहले इसका मैं हाफ, जो इसकी हाफ की पावर 2 है यानी कि हाफ का होल स्क्वायर है, तो हाफ इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइड बाय एम ए, और यहाँ पे हाफ का होल स्क्वायर ऑब्वियसली 1/2 का जो होल स्क्वायर है ये 1/4 आएगा, क्योंकि 2 का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो एम बी बाई एम बी डिवाइड बाई एम ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, इसे आप ऊपर भेज दो, ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2:1। मुझे एम बी कैलकुलेट करना है, एम बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पर भेज दो आप इसे, 2 इंटू एम ए। तो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट कि जो मास ऑफ बी है वो ट्वाइस है, डबल है एज दैट ऑफ ए। जो प्लैनेट बी है उसकी जो मास है वो डबल है एज कंपेयर टू प्लैनेट ए। Let us see the question number 3. The mass, weight of an object on Earth are 5 kg and 49 Newton respectively. What will be the values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 as that of Earth. तो पहले given values में लिखता हूँ, जो ME है, ME क्या होता है, मास ऑन अर्थ, अर्थ पे उसकी मास कितनी है 5 kg, अर्थ पे उसकी जो वेट है वो कितनी है 49 न्यूटन, वो हमें वैल्यूज दी है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून है, जो मून है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून जी एम जिसे मैं कह रहा हूँ, वो 1/6 है, 1 डिवाइड बाई 6 इंटू जी ई। ओके, और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है ये 1.633 इसकी कुछ वैल्यू आएगी। क्या फाइंड आउट करना है कि मून पे जो मास है वो कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, जो वेट है मून पे वो कितना होगा, और वेट का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी बताया आपको कि जो W है वो m इंटू जी है। सो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि मास कितना है तो हमें W भी पता चल जाएगा, और यहाँ पे G की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता लग गई है कि जो GM है, जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 है अर्थ के कंपेयर में, तो उसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1.633 अप्रॉक्सीमेट। तो मास रिमेन सेम, जो मास है अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो मास है अगर 5 kg है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी उस ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाओ, चाहे मून पे, मार्स पे, सन पे, कहीं पे भी उसकी मास जो है वो सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगी। सो जो वेट है मैंने अभी फॉर्मूला बताया m इंटू जी। अब मास मुझे मून पे निकालना है, और जो g है वो मून वाली है, और जो मास है वो मून वाला है, और जो मून पे जो मास है वो तो 5 है, वो तो चेंज नहीं होगा, और जो g की वैल्यू है वो 1.633 है अप्रॉक्सीमेट, जो इसका आंसर है वो 8.17 आता है। तो जो मास है मून पे वो 5 kg है, और जो वेट है वो 8.17 न्यूटन है। Let us see the question number 4. An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meters. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to Earth? Assume g is equals to 10 meter per second. तो यहाँ पर g की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है
कि अब ये जैसे कि ये मैंने अर्थ का सरफेस बना लिया, ये पूरा अर्थ है, इसका जो सरफेस है, अब यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है, हाइट कितना है यहाँ पे 500 मीटर। आपने क्या किया, वर्टिकली थ्रो किया। वर्टिकली थ्रो करने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसे ऊपर वेलोसिटी दी कुछ यू, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी आपने उसे प्रोवाइड किया और वो ऊपर गया, ये वाले पॉइंट पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई, वो रुक गया, फिर वापस से वो नीचे आएगा ऐसे करके, ये फ्री फॉल होता है। यहाँ से यहाँ पर ये फ्री फॉल होगा और यहाँ से यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है वो डिसलेरेट होगी, मतलब कम होने लगेगी उसकी वैल्यू और जीरो होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो आपने दिया था वो फाइनली जीरो हो गई। ये कैसे हो गया, इक्वेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गिवन वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 500 मीटर्स है, जो जी की वैल्यू है यहाँ पे -10 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि +10 है कि -10, कब क्या कंसिडर करना है, ये डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं क्लियर कर दूं ये कि जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब अगर ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन जी तो नीचे लगता है ना, जी तो हमेशा नीचे लगता है, कभी देखा है कि जी ऊपर लग रहा है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ऊपर लगता है, नहीं, वो हमेशा नीचे ही लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हमेशा, एवरी वेयर इन द अर्थ, कहीं पे भी नीचे ही लगता है वो। लेकिन वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की वो तो ऊपर भी जा सकता है, वो तो नीचे भी आ सकता है। तो जब वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी ऊपर है और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही होता है, यहाँ पे आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। जब भी ऐसा कोई केस मिल जाए आपको, आपको यहाँ पर -g कंसिडर करना है। लेकिन अगर ऐसा केस मिल जाए कि जो u है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो नीचे है और g भी नीचे होता है, तो देखो दोनों साथ साथ आ गए, है ना, नीचे थोड़ा है, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, यहाँ पर आपको +g कंसिडर करना है। तो एक मैंने कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया कि कब आपको -g कंसिडर करना है, कब आपको +g कंसिडर करना है। और ये जो g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 होता है, काफी बार इसे 10 भी कंसिडर कर लेते हैं, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है तो हम इसे 10 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझा कि -g क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे g लगेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू में फाइंड आउट करना है। टाइम टोटल, टाइम टोटल का मतलब ये कि यहाँ पर ये पहले ऊपर जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस नीचे भी तो आएगा ये, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से आने में। तो टोटल टाइम कितना है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिखा है ना हाउ लॉन्ग मतलब ये कि कितना टाइम पूरा लगता है उसे ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, मतलब पहले अर्थ पे था, ऊपर गया, फिर नीचे वापस से अर्थ पे आ गया, टोटल इज जर्नी। सो द टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2t। व्हाट इज t हियर, जो t है ये टाइम ऑफ असेंट है और टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसे यहाँ से ऊपर जाने के लिए t टाइम लगा है और ऊपर से नीचे आने के लिए भी t टाइम लगा है। ओके, सो द टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2t। And we have third equation of motion, v square is equals to u square plus 2gs, or the acceleration is due to gravity here g, and v is equals to ut gt। so यहाँ पर v g और s given है, u फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v square is equal to u square plus 2gs। जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पर जीरो है, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो नीचे इनिशियल वेलोसिटी कुछ हम उसे देते हैं और नीचे जी होगा यहाँ पे और वो कुछ हाइट तक जाएगा, और जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है एंड -g यहाँ पर होगा। सो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs एंड 2g के वाले अप्रोक्सीमेटली 10 and we have 500 as height here, so it is 10,000, or u square is equals to 10,000, then u is equals to under root 10,000, which is equals to 100 meter per second. So this is the initial velocity,
वी हैव वी यू जी टू फाइंड टी। अब टाइम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और यहाँ पर अभी माइनस आएगा एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो, सो वी कैन से दैट u minus gt is equals to zero, therefore u is equals to gt, and यहाँ पर हम t फाइंड आउट करेंगे u by g। u कितना है 100 डिवाइड बाय 10 g है, तो विच इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ ascent is equals to 10 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम ऑफ ascent is equals to टाइम ऑफ descent एंड टोटल टाइम is equals to 2 into 10। बेसिकली टोटल टाइम 20 है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड्स है और ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम है, 10 सेकेंड्स लगे। तो टोटल टाइम कितने लगे, 20 सेकेंड्स। और जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो वहां पे हम पर्टिकुलरली टाइम ऑफ असेंड या टाइम ऑफ डिसेंट से करते हैं सॉल्व। इनिशियल वेलोसिटी वाज 100 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन टू कम बैक टू अर्थ इज 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, a ball falls off a table and reaches the ground, so let us see this is a table और एक बॉल यहाँ पे फॉल्स ऑफ करता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी क्योंकि ये फॉल कर रहा है एंड यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे जी लगेगा यहाँ पे जी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम यहाँ पे कितना लगा है, इसे 1 सेकेंड लगा है। तो ग्राउंड ये कुछ h हाइट पे होगा लेट्स से, ओके ये टेबल की जो हाइट होगी h हाइट से, और इसे यहाँ पे कितना टाइम लगा है आने के लिए, 1 सेकेंड लगे। हमें फाइंड आउट करना है कि स्पीड कितनी है जब वो ग्राउंड पे आता है, स्पीड उसकी कितनी है, ये ग्राउंड है, एंड हाइट ऑफ द टेबल। तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है, फाइंड हमें करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वही इसकी जो हाइट है वो कितनी है। वी हैव द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्यूशंस हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी एंड g इज इक्वल्स टू 10, सो 10 into 1 इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो v की वैल्यू यहाँ पर आ गई एंड सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 5 मीटर, सो s इज इक्वल्स टू हाफ 10 into 1 स्क्वायर, क्योंकि टाइम यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो द हाइट इज 5 मीटर। तो जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है एंड हाइट इज इक्वल्स टू द 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून। जो अर्थ एंड मून के मासेस हैं 6 into 10 power 24, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड मून की मास जो है 7.4 into 10 power 22 kg, so respectively the distance between them is इतना 3.84 into 10 power 5 kilometers। Calculate the gravitational force of attraction between two। यहाँ पर कैपिटल G given है which is equals to 6.7 10 to power 9 10 to power minus 11 meter Newton meter square per kg square। So m1 is equals to this, m2 is equals to this, r we have given and capital G also given। So we have to find time. What is the formula? G m1 m2 divided by r square। So let us solve, and once we solve we have the final value of it is 2 into 10 to power 20 Newton approximately। So we can write the gravitational force of attraction between the earth and moon is approximately is equals to 20 2 into 10 to power 20 Newton। The mass of earth, जो अर्थ की मास है इतनी, एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, so this is sun and let's say this is earth। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, we have given r distance, और अर्थ का यहाँ पे मास गिवन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, इफ द ग्रेविटेशन फोर्स, तो वी हैव गिवन द ग्रेविटेशन फोर्स, f की वैल्यू हमें पता है, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द सन, वही फॉर्मूला लगेगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। So f is equals to g m1 m2 divided by r square। So once we put the value, we can calculate the mass of the sun, which is